तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। सबसे पहले हम देखेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस क्या हैं, किन कंडीशंस के साथ हमें गिवन है, किन कंडीशंस के साथ ये सॉल्व हमें करनी है, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसमें क्या डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले हम इस वेव इक्वेशन को लिखते हैं। इसकी मैं पहले आपको इक्वेशंस बताती हूँ क्या है, फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो जो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो अगर हम ये इस तरह से लिखी जाएगी, del 2 y del t2 इज इक्वल टू c स्क्वायर del 2 del x2। ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन। c क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाई एम है और यह एक कांस्टेंट है। अब इसको समझते हैं कि वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है क्या। मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, मैंने उसको यहाँ कस के दो एंड्स पे बांध दिया, ये बांध दिया हमने इसको ओ ए, और ये जिस एक्सिस पे हमने बांधा है ये एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, इससे ऊपर हमारी ये वाई एक्सिस है। तो ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ एल है। इस एल लेंथ की स्ट्रिंग को हमने दो सिरों के बीच में कस के बांध दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को इस पूरे लेंथ एल के बीच में कहीं से भी पकड़ा और इसको स्ट्रेच कर दिया, ऊपर की तरफ को खींच के ले गया। तो मान लो जब आपने इसको स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गई, ये स्ट्रेच आपने किया। तो जो स्ट्रेच आपने किया ना, ये एक डिस्प्लेसमेंट दिया इस स्ट्रिंग को, इसको डिस्प्लेस हुई ना अपनी पोजीशन से, ये आगे की तरफ बढ़ी तो ये यहाँ डिस्प्लेस हो गई। तो ये वाई एक्सिस जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये दो एंड्स के बीच में बंधी हुई है, आपने इसको पकड़ के खींचा और खींचने के बाद जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये वाइब्रेट करेगी। ये स्ट्रिंग क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। जैसे गिटार की स्ट्रिंग है, आप उसको ऐसे पकड़ के से छोड़ेंगे तो वो स्ट्रिंग कैसे करेगी, वाइब्रेट करेगी। या आप किसी तार को बांध दीजिए कस के और तार को आप ऐसे बीच में से कहीं से उसको पकड़ के ऐसे छोड़ दीजिए तो वो वाइब्रेट करेगा, अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, ये एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। हमने जब इसको स्ट्रेच किया तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो स्ट्रिंग है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, ये हमें क्या देंगे, बाउंड्री कंडीशन देंगे। तो इस वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो क्या है, देखो जो y है वो x और t का फंक्शन है। y माने डिस्प्लेसमेंट आप कब कर रहे हो, कहीं से भी लेंथ को कहीं से भी आप पकड़ के स्ट्रेच कर सकते हो, आपकी चॉइस पर है। तो x पे, x की कोई भी वैल्यू पे है ना, इस x एक्सिस पे, तो एक तो ये x वेरिएबल का फंक्शन हो गया, ठीक है। और किसी भी समय पे आप उसे खींच के छोड़ सकते हो, तो टाइम का भी फंक्शन हो गया, वो वाइब्रेट करती रहेंगी है ना देर तक। तो जो बाउंड्री कंडीशन, जो y जो है वो एक्स टी का फंक्शन हो गया। अब जो पहली कंडीशन है बाउंड्री कंडीशन, वो कहती है अगर एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग का सिरा है ये वाला ज़ीरो, तो टाइम चाहे कुछ भी हो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। देखो आप क्या इस कोने से इस स्ट्रिंग को डिस्प्लेस कर सकते हो, नहीं हो पाएगी, ठीक। ऐसे ही जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो कहती है कि अगर ये लेंथ एल हो जाए, मतलब मैं ए पॉइंट पे चले जाऊँ, ये लेंथ एल हो जाए, तो भी किसी टाइम कितना भी आपका हो जाए, इस लेंथ ए पे, इस लेंथ एल पे है ना, इस पॉइंट ए पे, इस लेंथ एल पे आप इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकते। तो बाउंड्री कंडीशंस क्या कहती हैं, बाउंड्री कंडीशंस कहती हैं कि जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, टाइम कुछ भी है, तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, वाई रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्स की वैल्यू एल है, फुल लेंथ है, इस बिल्कुल लास्ट एंड पे आप इसको फिर से खींच रहे हैं तो भी ये ज़ीरो। तो ये बाउंड्री कंडीशंस हो गई। अब हम इनकी इनिशियल कंडीशंस को पढ़ते हैं। तो इनिशियल कंडीशंस मैंने आपको बताया था जब ये यूनिट हमने स्टार्ट की थी, कि जब हम कंडीशंस को टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो पर स्पेसिफाई कर देते हैं टाइम के, तो वो इनिशियल कंडीशंस हो जाती है। तो देखो इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी इस बाउंड्री कंडीशंस के लिए,
पहली इनिशियल कंडीशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स एट t इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब है कि जब आपने इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, ठीक है, स्ट्रेच करके आपने पकड़ा हुआ है, टाइम 0 है, तो उस समय ये जो एफ एक्स है ये एक कर्व के फॉर्म में होगी। जो आपकी स्ट्रिंग थी, जब आपने उसको ऐसे खींचा तो स्ट्रिंग ने कर्व फॉर्म ले ली। अभी आपने कैसे खींची है इस पर इसकी वाइब्रेशन डिपेंड करेंगी। आप इसे दोनों हाथों से खींचोगे तो वाइब्रेशंस कुछ और आएंगी, अगर आप इसको एक हाथ से खींचोगे तो वाइब्रेशन कुछ और आएंगी। तो ये जो इनिशियल कंडीशन क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर टाइम को अगर आप 0 कर दें और आप इसको ऐसे खींच के पकड़े रहें तो ये एक कर्व की फॉर्म ले लेंगी। तो ये इनिशियल कंडीशन हो गई। दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या है, डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू 0 व्हेन टी इज इक्वल टू 0। डेल वाई बाय डेल टी का मतलब है जो स्ट्रिंग की इनिशियल वेलोसिटी है ना। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो स्ट्रिंग की इनिशियल वेलोसिटी है टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे वो भी 0 होती है। तो ये दो तो बाउंड्री कंडीशन हो गई, और जो जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमें दी है ये इनिशियल कंडीशन हो गई। तो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है, और ये क्या है जो सी स्क्वायर है ना, ये t बाय एम है। t बाय एम क्या है, t माने टेंशन इन द स्ट्रिंग और m होता है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब अगर आपने स्ट्रिंग को यहाँ इस पॉइंट से खींचा, अगर आपने स्ट्रिंग को इन पॉइंट्स पे से खींचा, इन पॉइंट से, तो टेंशन यहाँ पे भी डेवलप होगी, टेंशन यहाँ पे भी डेवलप होगी, है ना। तो ये टेंशन हो गई। और ये क्या है, ये अगर इसका x पॉइंट है तो जनरली ये इससे बड़ा ही होगा, x प्लस डेल्टा एक्स होगा। तो इसका जो वो है मास है, वो मास पर यूनिट लेंथ जो होगा वो हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। हमको इसके डेरिवेशंस पे नहीं जाना, हमको इस इक्वेशन को लेना है, इक्वेशन को समझना है ये क्या बता रही है, और इसकी बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस को समझना है, फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली वी वांट टू सॉल्व द वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशन विद दिस बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशन। तो पहली हमारी जो वेव इक्वेशन है वो क्या है, डेल टू वाई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू डेल टू वाई डेल एक्स टू। वाई क्या है, वाई इज द डिस्प्लेसमेंट इन द स्ट्रिंग, एक्स क्या है, एक्स इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टी इज एनी टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट जब चेक कर रहे हैं तो एनी टाइम। अब क्या है, आपने स्ट्रिंग को, ये बांधी हुई है स्ट्रिंग, आपने इस स्ट्रिंग को किसी भी पॉइंट से पकड़ के खींचा, खींचा और फिर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशन डेवलप हुई, और वो वाइब्रेशंस चलती रहेंगी, है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन कुछ देर तक चलती रहेंगी। तो हमको क्या निकालना है कि किसी टाइम t पर किसी पॉइंट x पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें पता करना है। तो बेसिकली वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तब हम इसके सॉल्यूशंस में जो भी हम निकालेंगे वो y की वैल्यू निकालेंगे, और हम मान के चलेंगे कि जो y है वो x और t का फंक्शन है, y से फंक्शन ऑफ x एंड t, ठीक। तो जब बाउंड्री कंडीशन मोस्टली केसेस में सेम होता है, किसी किसी क्वेश्चन में लेंथ l दे देते हैं, किसी क्वेश्चन में लेंथ को 20 दे देंगे, 30 दे देंगे। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि बाउंड्री कंडीशंस लगभग सेम ही रहती है, बस l की वैल्यू पे ध्यान देना। इनिशियल कंडीशन में ये जो फंक्शन एफ एक्स है ना, ये आपको हर क्वेश्चन में कई बार बदल के दे देते हैं, तो इसके एफ एक्स के चेंज होते ही हमारा आंसर बदलने लगता है। बेसिकली इसी पे डिपेंड करता है कि आपने स्ट्रेच जो है, कर्विंग जो है वो किस तरीके से दी हुई है, उसी से फिर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा डिपेंड करता है। तो ये कंडीशन हर क्वेश्चन में जब भी आपकी आएगी तो ये आपके सॉल्यूशन को चेंज करेगी, तो इनको बड़ा ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे। तो हम जरा वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, और इसकी बाउंड्री इनिशियल कंडीशंस को लिख लेते हैं, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन अब हम ले रहे हैं, सॉल्व द, और ये वन डायमेंशनल क्यों है इसको भी देख लेते हैं एक बार। वन डायमेंशन में ही तो आप इसको, ये बंधी हुई है ना स्ट्रिंग एक्स, और फिर आप इसको एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेच कर पा रहे हैं, तो ये वन डायमेंशन है। फिर हम टू डायमेंशन पढ़ेंगे तो टू डायमेंशन में हम फिर से देखेंगे कि इसमें टू डायमेंशनल में क्या चेंजेस हैं। तो सॉल्व द
वेव इक्वेशन del 2y del t square is equal to del 2y del x square with बाउंड्री कंडीशंस। ये आपको यहाँ पता चलनी चाहिए बाउंड्री कंडीशंस कौन सी हैं और इनिशियल कौन सी है। इनिशियल होती है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है। तो विद बाउंड्री कंडीशन क्या है, u 0 सॉरी y है ना, तो u y0t इक्वल टू 0 और दूसरी क्या है YLT इक्वल टू 0। मतलब जब x की वैल्यू 0 है तब भी आप डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे स्ट्रिंग में, और जब लेंथ L है तब भी आप डिस्प्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे। इनिशियल कंडीशंस हैं, पहली जो है इनिशियल कंडीशन वो है इसमें y जो है वो कर्व की फॉर्म ले लेता है fx एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी है इसमें इनिशियल कंडीशन वो क्या है, del y बाय del t इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। तो हमको बेसिकली ये वेव इक्वेशन सॉल्व करनी है और हमको जो है इसमें ये कंडीशंस है। तो ये कंडीशंस जब हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, अभी तो केवल हम वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ले रहे हैं, जब हम वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया कि बाउंड्री कंडीशन लगभग सेम ही रहती है, इनिशियल भी सेम रहती है, तो इसमें एफ एक्स चेंज हो जाता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। और कई बार स्ट्रिंग की लेंथ हम एल ना लेके 20, 30, 10 ले लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है, पर करने का तरीका क्वेश्चन को ऐसे ही रहेगा जैसे मैं सिखा रही हूँ। तो जो इसका सॉल्यूशन है बेसिकली वो हम मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से निकालेंगे। तो हम देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो y है वो t का और x का फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने माना कि जो y है y मस्ट बी इक्वल टू x एंड t, है ना। लेट जैसे हम वेरिएबल सेपरेशन में करते हैं, फिर हम यहाँ क्या बताएंगे, वेयर x इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली एंड t is a function of t only। तो हम ये जो y(x) t है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं अब इसको डायरेक्टली लिखती हूँ क्योंकि मैंने आपको वेरिएबल सेपरेशन में भी बताया है कि हम y का 2 बार t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x t डैश डैश c स्क्वायर, फिर यहाँ पे x का 2 बार डिफरेंशियल हो रहा है तो x डैश डैश t, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, इनको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो आप पूरी इक्वेशन को एक्स टी से डिवाइड कर दीजिए, तो वी विल गेट टी डैश डैश, ठीक है, और सी स्क्वायर एक्स डैश डैश बाय एक्स। और चाहे तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, एक्स डैश डैश बाय एक्स इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर टी डैश डैश बाय टी। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको अब क्या करना है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है कि हम इसे कांस्टेंट के इक्वल मानते हैं। तो मैं वहाँ पे -p² ले रही थी डायरेक्टली, है ना, लेकिन मैं आपको अब 3 तरह के कांस्टेंट लेके दिखाती हूँ। कांस्टेंट हम पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव में भी लेंगे और ज़ीरो में भी लेंगे, ठीक। तो जब हम कांस्टेंट को नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो में लेंगे तो फिर तीनों के सॉल्यूशंस को मैं कंपेयर करूँगी तीनों केसेस में, और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि -p² वाला ही बेस्ट क्यों है, वही हम आगे लेके क्यों चलते हैं, बाकी सॉल्यूशंस को हम क्यों रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने इसको k के बराबर मान लिया अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये जो हमारा x डैश डैश माइनस के एक्स डैश इक्वल टू 0 बन जाएगी एक इक्वेशन, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करती हूँ। और अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो t डैश डैश माइनस के सी स्क्वायर टी के इक्वल। अब ये जो k है ना, k को हम मान के चलेंगे, k हमारा नेगेटिव कांस्टेंट है या k हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, k हमारा ज़ीरो भी हो सकता है। तो फिर हम इसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, केसेस बनाएंगे इसमें हम। तो
प्रीवियस वैल्यू से हम के ये वैल्यूज लिख लेते हैं। वी हैव एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इक्वल टू 0 एंड टी डबल डैश माइनस के सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो पहले हम केस 1 लेते हैं। केस 1 में मैंने माना कि लेट के इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये हमने पॉजिटिव ले ली, पॉजिटिव कांस्टेंट ले ली, ठीक है। के की वैल्यू हमने पी स्क्वायर ले ली। पी स्क्वायर इसलिए ले ली, पी भी ले सकते हैं हम उसको, के भी ले सकते हैं, वो बाद में फिर वो रूट्स में आता है। कई बार जब हम वैल्यू सॉल्व करते हैं कांस्टेंट की, वो रूट्स में आती है, तो वो रूट्स को अवॉइड करने के लिए हमने शुरू में स्क्वायर टर्म ले ली, इससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो के इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो जो मेरी वाली इक्वेशन है एक्स डबल डैश वाली, एक्स डबल डैश मैंने के की जगह पी स्क्वायर रख दिया, इज इक्वल टू के इक्वल टू 0। अब आपने छोटी क्लासेस में या फर्स्ट ईयर में ओडी पढ़ी थी, वन वेरिएबल वाली, जिसमें हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे, तो हम इसको डी मान लेते थे, है ना। डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये डी क्या था, एक्स का डेरिवेटिव हो जाता, फंक्शन डिफरेंशियल हो जाता, ठीक है। फिर हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते, ठीक है। तो हम इसको वहाँ पे सॉल्व कैसे करते थे कि हम पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, तो कोई यहाँ पी के फिर यहाँ रूट के आता अगर मैं पी स्क्वायर नहीं लेती, तो ये रियल रूट्स हैं, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी c1 ई की पावर पी एक्स, क्योंकि एक्स इसका फंक्शन है स्मॉल एक्स का, और c2 ई की पावर माइनस पी। अब हम ऐसे ही टी का लेंगे करेंगे, तो टी माइनस यहाँ पे क्या रख दूँ, पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो ऐसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी सी, तो ये भी हमारे रियल रूट हो गए। तो टी की वैल्यू हो गई सी, कांस्टेंट को 3 ले लेते हैं, c3 ई की पावर सी पी, पी सी तो ये रहा, और स्मॉल टी, और c4 ई की पावर माइनस पी सी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना केस, इससे सॉल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू एक्स टी, तो एक्स की वैल्यू c1 ई की पावर पी एक्स, c2 ई की पावर माइनस पी एक्स, c3 ई की पावर सी पी टी, c4 ई की पावर माइनस सी पी टी। ये सॉल्यूशन हो गया केस 1 के लिए, जब हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव है। अगर मेरा कांस्टेंट यहाँ पे केस 2 नेगेटिव हो गया, तो हमारे सॉल्यूशन कैसे बनेंगे, तो मैं यहाँ पे के की जगह माइनस पी रख दो इधर, तो प्लस का हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ, एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम इमेजनरी रूट्स में चला जाएगा, प्लस माइनस आई पी। तो जब इमेजनरी रूट्स होते हैं तब हम साइन कॉस में लेते हैं, c1 कॉस पी एक्स, c2 साइन पी एक्स, एक्स की वैल्यू मिल गई। अब टी के लिए टी डबल डैश प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, और एम की वैल्यू हो गई प्लस माइनस आई पी सी, तो टी की वैल्यू हो गई c3 कॉस पी सी टी और c4 साइन पी सी टी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या बना, c1 कॉस पी एक्स, c2 साइन पी एक्स, c3 कॉस पी सी टी, c4 साइन पी सी टी। केस 3 भी लेते हैं, अगर कांस्टेंट हमारा हो गया 0,
तो उस केस में भी सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। फिर इन तीनों में से जो बेहतरीन सबसे बढ़िया सॉल्यूशन होगा उसको हम लेंगे यहाँ पे, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को। तो केस 3 व्हेन कांस्टेंट के इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब कांस्टेंट के इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स डैश डैश इक्वल टू 0 हो गया, तो आप इसका एक बार इंटीग्रल कर दो, x1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। दोबारा करोगे तो x इज इक्वल टू c1x प्लस c2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे t डैश डैश 0 हो जाएगा, तो एक इंटीग्रल पे t डैश इज इक्वल टू c3 कॉन्स्टेंट हो गया और t इज इक्वल टू c3t प्लस c4 कॉन्स्टेंट हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ गई xt, c1x c2 c3t प्लस c4। अब ये तीन सॉल्यूशंस आ गए हमारे पास। अब इन तीनों में से तो सॉल्यूशन हमें एक लेना है, तो आउट ऑफ दीज थ्री सॉल्यूशन वी हैव टू चूज दैट सॉल्यूशन विच इज़ कंसिस्टेंट विद द फिजिकल नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम का जो फिजिकल नेचर है उसके साथ कंसिस्टेंसी बनाने वाला सॉल्यूशन मुझे इसमें से सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब हम जिस फिजिकल प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्रॉब्लम किस पे है, वाइब्रेशंस पे है। स्ट्रिंग क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। आप स्ट्रिंग को छोड़ रहे हैं तो स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो वाइब्रेशंस अगर तो वाइब्रेशंस जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा हो गया, पीरियडिक होगा। किसका पीरियडिक फंक्शन होगा, एक्स वाई विल बी द पीरियडिक फंक्शन। ऑब्वियस वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं। तो इनमें से हम वो सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम का नेचर कैसा है, कैसा है, वाइब्रेशन पे बेस्ड है। वाइब्रेशन का मतलब है वाइब्रेट करेगी कोई चीज़ तो वो अब ऊपर नीचे स्ट्रिंग होगी। तो उसके लिए मुझे कैसे फंक्शंस चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज थ्री सॉल्यूशन वी हैव टू चूज दैट सॉल्यूशन विच इज most consistent with the physical nature of our problem, and the physical nature of our problem is periodic, it is based on vibration, so we must select the solution which have the trigonometric terms, क्योंकि trigonometric terms जो होती हैं वो periodic होती हैं नेचर में, ठीक। तो इन तीनों सॉल्यूशंस में से the most suitable solution is the most suitable solution is in case 2। तो जो केस 2 का सॉल्यूशन है वो हमारा सबसे सुटेबल सॉल्यूशन है। तो केस 2 का सॉल्यूशन ही हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। जब आपको एग्जाम में वेव इक्वेशन, केवल वेव इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व द वेव इक्वेशन विद दीज बाउंड्रीज एंड इनिशियल कंडीशन, तब तो आप तीनों केसेस दिखाएंगे सॉल्व करके। उसमें से केस 2 आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं ये आप लिख के बताएंगे, मैंने नोट्स में भी लिखा हुआ है। और फिर हम इसमें जो भी सॉल्यूशन हम सेलेक्ट करेंगे, अभी हमने सॉल्यूशन को सेलेक्ट करा है, अभी तो हमारा सॉल्यूशन आया, फिर उसमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस लगेंगी, जैसे हम मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन में कर रहे थे। पहले हम सॉल्यूशन बना रहे थे, सॉल्यूशन के बाद हम उसमें कंडीशन अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो पहले हमने इन तीनों केसेस से सॉल्यूशन लिया, फिर हम उसका बेस्ट सॉल्यूशन में अपनी बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे, और उसके बाद हम फिर एक यूनिक सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम निकालेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में आपको वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन की कोई वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्टली केस 2 की ये हमारी इक्वेशन है, ये उसका सॉल्यूशन है, हम इस सॉल्यूशन को लेके इस क्वेश्चन को आगे करें, तो आप डायरेक्टली केस 2 से ही सॉल्व करके दिखा सकते हो। केस 1 और 3 जो हमारे रिजेक्टेड केसेस हैं उनको वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कब, जब हम वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे कि सॉल्व द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, तो वी हैव टू शो ऑल थ्री केसेस इन आवर सॉल्यूशन, ठीक। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन इज इन केस 2, तो दैट इज y इज इक्वल टू c1 cos px c2 sin px
फिर है C3 cos CPT C4 sin CPT। ये सॉल्यूशन को हमने बेस्ट सॉल्यूशन माना, उसका रीज़न अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस सॉल्यूशन पे बाउंड्री कंडीशंस को लगाएंगे, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को मैंने इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही थी हमारी, जिससे प्रीवियस में देख लेते हैं। एक ही इक्वेशन हमने मानी हुई थी, इसी को इक्वेशन नंबर, तो वो हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं उसको। इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो अब बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। पहले तो हम बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास दो हैं, दो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। तो जैसे ही हम एक पहली बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे और पहली बाउंड्री कंडीशन से जो भी रिजल्ट हमें मिलेगा हम अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे। फिर हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे, जैसी कंडीशन से कोई आंसर आएगा फिर हम अपने सॉल्यूशन को अपडेट करेंगे। हर कंडीशन के बाद वी हैव टू अपडेट आवर सॉल्यूशन, ओके। तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, इसको भी थोड़ा सा और आप ऐसे लिख लीजिए। y को, y किस किस का फंक्शन है, x और t का फंक्शन है ना, स्मॉल x और स्मॉल t का। तो y को भी हम क्या लिख लेंगे, x और t का फंक्शन लिख लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा y जो है वो x और t का फंक्शन है। अब पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट। आपको याद है पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहली बाउंड्री कंडीशन कहती है कि अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट दें, टाइम कुछ भी हो, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप स्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। तो हमने y को यहाँ पे ज़ीरो रख दिया, x को ज़ीरो रख दिया, t को t रहने दिया। तो इनके हिसाब से, बाउंड्री कंडीशन के हिसाब से ही तो आंसर ज़ीरो है। मेरा सॉल्यूशन यहाँ इक्वेशन 2 पे है, तो मैंने भी अपने इसमें x को ज़ीरो रख दिया। तो जब मैं कॉस में ज़ीरो रखूँगी तो कॉस ज़ीरो क्या होगा, 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, C1। जब मैं साइन में ज़ीरो रखूँगी तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। इस पूरी टर्म में कहीं पर भी x है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगी। अब जब मैं कंपेयर करूँगी तो ये और इस ब्रैकेट की प्रोडक्ट ज़ीरो, ब्रैकेट को ज़ीरो मान लूँ तो मेरा तो पूरा सॉल्यूशन ही चला जाएगा, है ना। स्ट्रिंग का पूरा वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इट इम्प्लाइज C1 विल बी द ज़ीरो। पहली बाउंड्री कंडीशन से हमको C1 ज़ीरो मिल गया, ठीक। तो हम पहले C1 को ज़ीरो रखेंगे, अपडेट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो हो गया, C1 तो ज़ीरो हो गया, तो C2 sin px, C3 cos CPT, C4 sin CPT। ये हमारा अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। तो बाउंड्री कंडीशन जो है हमारे पास, बाउंड्री कंडीशन सेकंड क्या थी, बाउंड्री कंडीशन सेकंड थी कि अगर हम लेंथ L पे बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट लें तो वो भी ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब हमें x को क्या रखना है, L रखना है। अगर मैं x को L रख दूँगी तो भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x को रख दिया L, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई। अब मैं अपने क्वेश्चन में भी x को L रखूँगी, तो C2 sin PL, और इसमें तो x है ही नहीं, C3 cos C प्लस C4 sin CPT, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C2 sin PL और ये ब्रैकेट, इनकी प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है। अगर C2 ज़ीरो हो गया तो C1 तो ऑलरेडी ज़ीरो है, C2 भी ज़ीरो है, तो मेरा पूरा सॉल्यूशन ज़ीरो हो गया। तो C2 तो ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ब्रैकेट भी ज़ीरो नहीं हो सकता, नहीं तो साइन PL की वजह से ज़ीरो बन रहा है। तो इसका मतलब है, मैं यही लिख के समझा रही हूँ, साइन PL ज़ीरो होगा। तो साइन ज़ीरो कब होता है, जब साइन n पाई हो। तो इसका मतलब है PL n पाई के बराबर है। यह जो कांस्टेंट हम लेके चल रहे थे शुरू से, ये कांस्टेंट p तो हमने अपनी तरफ से ही तो माना हुआ था, तो इस p की वैल्यू आ गई n पाई बाय l।
पहली बाउंड्री कंडीशन आपको कांस्टेंट C1 0 देगी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन आपको P की वैल्यू देगी। मोस्टली क्वेश्चंस में ये रिपीट होता है, एज इट इज़ आता है, तो ध्यान रखना है इसका। तो अब हम अपने सॉल्यूशन में C1 को तो 0 रख देंगे और C2 P की जगह n/l रख देंगे, जहाँ जहाँ भी P आ रहा है। कहाँ कहाँ आ रहा है P? इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो जो हम अभी बाउंड्री ख़त्म हुई है, अभी फिर उसके बाद इनिशियल्स लगेंगे। तो सॉल्यूशन y(xt) बिकम्स, जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या बन गया अब यहाँ पे? सॉल्यूशन बिकम्स C2 साइन P था ना, P की जगह हम क्या रख देंगे? n/l x, और इसमें भी तो P आ रहा था अंदर, C3 cos CPT था, तो C रहेगा, P की जगह हमने n/l रख दिया x और T, और C4 sin C n/l t, ये हमने रख दिया। अभी हमारी बाउंड्री कंडीशंस खत्म हुई है, ठीक है। अब ये जो C2 C3 है ना, ये कांस्टेंट जो है, इनको भी जो है कुछ और कांस्टेंट से रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे C2 C3 है, C2 C3 को हम an मान लेते हैं, तो साइन n/x/l तो बाहर आ गया, ये ब्रैकेट में C2 C3 जाएंगे ना, ये C2 C3, तो इसको तो मैंने an मान लिया, cos C n/t/l यहाँ पे आप बता देंगे कि C2 C3 तो था वो बन गया an, और C2 C4 जो था वो बन गया bn, कांस्टेंट रिप्लेस कर लिया बेसिकली। अब इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन से पहले हम क्या करेंगे, हम इसे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। द मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं कि आगे लगाएंगे fx वगैरह वाली, उसमें वो जो fx वाली कंडीशंस होगी उसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं, एक ही है, वहाँ ज़्यादा है, तो कंपैरिजन करने के लिए मुझे मैक्सिमम टर्म्स की ज़रूरत है, तो हम समेशन लगा लेते हैं। फिर जितनी हमें ज़रूरत होती है समेशन से हम उतनी वैल्यूज़ ले लेते हैं। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इज y(xt) इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, और वैसे भी जहाँ पर साइन कॉस आ रहे हैं, जहाँ पर वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो वहाँ पे फोरियर सीरीज बनेगी कि नहीं, फोरियर वैल्यूज़ लेंगे तो यहाँ पे फोरियर सीरीज का थोड़ा सा यूज़ भी आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, परेशान नहीं होना आप लोग, कभी कंफ्यूज हो जाओ, बहुत सिंपल सी एक लाइन में आ जाएगा बस। हाल तो इसके सॉल्यूशन आपको ना बुक में आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितने बड़े हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत इजी है। आप वेरिएबल सेपरेशन लगाते जाइए, कंडीशन इनिशियल बाउंड्रीज की रखते जाइए, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते। ऐसे लगता है कि बड़े लेंदी क्वेश्चन है, सॉल्व होंगे नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चंस करेंगे लगभग सबका सॉल्यूशन सिमिलर होता है, ठीक है। तो ये हमने इसको मोस्ट जनरल फॉर्म में रख लिया। अब हमारी इनिशियल कंडीशंस लिखेंगे, तो अभी हमारी इनिशियल बची हुई हैं, इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहली इनिशियल कंडीशन क्या थी, वो थी y इज इक्वल टू एफ एक्स, पहली इनिशियल कंडीशन थी y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन t इज इक्वल टू 0। अगर t 0 है तो y की वैल्यू एफ एक्स हो जाएगी, ये हमारी पहली इनिशियल कंडीशन थी। चलो लगाते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो गई, मैंने t को 0 रख दिया, तो y तो एफ एक्स बन गया। अब यहाँ पे भी t को 0 रख दो, तो समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity, देखो जब आप cos में t को 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, तो आपके पास बचेगा a। जब आप साइन में t को 0 रखोगे तो टर्म पूरी ख़त्म हो गई, ठीक। तो आपके, और यहाँ पे तो t है ही नहीं, तो हमने यहाँ लिखा साइन n/x/l, ये टर्म आपके पास बन के आई है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये, तो फंक्शन एफ एक्स मिल गया। चलो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन बना लेते हैं, या हम इसको अभी फिर एक
फोरियर सीरीज़ में भी चलो फोरियर में भी बना लेते हैं। अच्छा, ये एफ एक्स जो है ना, ये इसके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो फोरियर सीरीज़ में ये साइन सीरीज़ के लिए है, फोरियर साइन सीरीज़ के लिए, तो ये ए एन की वैल्यू कैलकुलेट होगी यहाँ पे। तो वेयर ए एन इज इक्वल टू, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास यहाँ कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, फंक्शन है केवल, अगर ये फंक्शन हमें यहाँ गिवन हो जाए, मुझे अगर ये फंक्शन साइन की टर्म्स में गिवन हो जाएगा, तो मुझे फोरियर की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा इसका समेशन खोल के कंपेयर कर लूँगी, जैसे हमने पीछे के क्वेश्चन में किया। लेकिन अगर यहाँ पे केवल एफ एक्स आ रहा है या कुछ और टर्म आ रही है जो कंपैरिजेबल नहीं है दोनों साइड, तो फिर हम ए एन को फोरियर सीरीज़ की टर्म्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जिसका फार्मूला होता है 2/L 0 से L एफ एक्स 2/L 0 से L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा ए एन की वैल्यू आ गई, इसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे, अभी इनिशियल कंडीशन 1 हमने लगाई है। फिर से देख लो, दोनों बाउंड्री लगाने के बाद हमने जनरल कंडीशंस पे आ गए थे। जनरल कंडीशन में हमने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ एक समेशन लगा दिया, बिल्कुल वही पुराना का पुराना उतारा है, यहाँ पे नोट डाउन किया है। टी जीरो है तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा, तो मैंने टी को जीरो रखा, वाई एफ एक्स हो गया। अब मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है, कंपेरिजन्स करने हैं, टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, कौन सी होगा। कंपैरिजन कब होगा, जब यहाँ पे भी साइन आ जाए, तो मैं कंपेयर इजीली कर लूँगी, फिर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होते मोस्टली क्वेश्चन में, तो फिर हम ए एन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए एन को हम फोरियर सीरीज़ की टर्म से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस में भी जब न्यूमेरिकल्स लेंगे तो ये आराम से कंपेयर हो जाएंगे, तो वहाँ पे नहीं करना। लेकिन जहाँ पे कंपेयर नहीं होंगे वहाँ पे हमको फिर फोरियर लेना पड़ेगा ए एन को फाइंड करने के लिए। ये जो एफ एक्स है ना, इसकी हेल्प से मुझे ए एन फाइंड करना है, तो ए एन या तो मैं कंपेयर करके फाइंड करूँ दोनों साइड पे, अब कंपेरिजन पॉसिबल नहीं हो रहे तो फिर हम इसको फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले से भी निकाल लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ईजिली हो जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे फिर हम इसे फोरियर की टर्म्स में निकालते हैं, ठीक। अब हमारी एक और इनिशियल कंडीशन बची है, तो इसको तो अभी यहाँ पे लिखना नहीं है ए एन को, क्योंकि ए एन तो इंटीग्रेट होने के बाद पुट होगी, ठीक। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैल्यूज़ पे। तो नेक्स्ट फोर जो हमारे पास कंडीशन थी, नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, नेक्स्ट कंडीशन कह रही थी कि जो डी वाई बाई डी टी है वो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा जब टाइम हमारा इसमें ज़ीरो होगा। तो जो इनिशियल कंडीशन 2 थी, कि डेल वाई बाय डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो वैन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जो आपका y का जनरल सॉल्यूशन था उसको एक बार लिख लेते हैं हम। तो जो हमारा y का जनरल सॉल्यूशन था वो था समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन कॉस एन पाई बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई सी टी बाई एल और साइन एन पाई एक्स बाय एल, ये था। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में। तो जब आप टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो पहले, चलो, तो ए एन कॉस का क्या हो जाएगा डिफरेंशियल, माइनस साइन एन पाई सी टी बाई एल, और अंदर एंगल का भी करोगे एन पाई सी बाई एल, फिर प्लस बी एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल और एन पाई सी बाई एल, और आप डिफरेंशियल कर रहे थे टी के रेस्पेक्ट में, ये है एक्स का फंक्शन एन पाई एक्स बाई एल। अब हमें क्या रखना है, टी को ज़ीरो रखना है, तो पुट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टी को ज़ीरो रखेंगे तो डिफरेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा, तो टी को ज़ीरो रख देते हैं यहाँ पे। तो जब आप टी को ज़ीरो रखेंगे तो साइन टी, ये टर्म ज़ीरो हो गई, बचा बी एन, यहाँ पे भी इसको ज़ीरो रख दिया,
तो cos 0 1 हो गया n पाई c बाय l साइन n पाई x बाय l। ठीक है, अब ये टर्म हमारे पास आ गई t को 0 रखने पर। अब देखो इन तीनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, ये तो 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गया तो सॉल्यूशन को 0 कर देगा। n पाई c, इसमें से कोई भी टर्म ऐसी है तो 0 बन सकती है, पाई 0 नहीं हो सकता, c नहीं हो सकता, लेंथ नहीं हो सकती, नंबर n नहीं हो सकता क्योंकि n 1 से स्टार्ट है, तो बी एन यहाँ पे 0 हुआ। तो हम अपने सॉल्यूशन को अपडेट करते हैं, तो y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस n पाई सी टी बाई एल और साइन n पाई एक्स बाई एल। ये सॉल्यूशन आ गया वेयर ए एन कैसे आप निकालेंगे, 2 बाई एल एफ एक्स, वो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बनाया था, एफ एक्स साइन n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ये सॉल्यूशन है, ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ गया। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे, मैं सिर्फ ओरली इसको रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले आपने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशंस लिखी, उसकी कंडीशन और उसकी इनिशियल वैल्यूज़ को लिखा। आपने सेपरेशन मेथड से उस सेपरेशन मेथड का यूज़ किया, y को x और t का फंक्शन माना, x और y के जो इक्वेशन थी वहाँ पे उनको पुट करा वैल्यूज़ को, वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व किया। सॉल्व करते समय जब हमने कांस्टेंट को लिया तो हमने कांस्टेंट को 3 तरीके से लिया, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, तीनों पे हमने सॉल्यूशन निकाले। उन तीनों में से हमने एक बेस्ट सॉल्यूशन लिया। उसका रीज़न क्या था कि हम जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं वो वाइब्रेशंस को डील कर रहे हैं, तो जो वाइब्रेशंस को डील करने के लिए हमें पीरियडिक फंक्शंस की ज़रूरत है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका नेचर पीरियडिक होता है, तो हमने वो सॉल्यूशन लिया जिसमें पीरियडिक वैल्यूज़ आ रही थी, वो हमारे प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा कंसिस्टेंट था। तो सॉल्यूशन मैंने उन तीनों में से एक सिलेक्ट किया। अब हमें लगानी थी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन। तो पहले बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो जब आप पहली बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे तो आपका जो पहला वेरिएबल C1 0 होगा। सेकंड बाउंड्री कंडीशन आप इन किसी भी क्वेश्चन में लगा लो, इस टाइप के। सो पी की वैल्यू मिलेगी सेकंड बाउंड्री से। थर्ड उसके बाद लगती है इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन से पहले बाउंड्री कंडीशंस के रिजल्ट को हम अपने आंसर में सॉल्यूशन में अपडेट करते हैं और उसे मोस्ट जनरल सॉल्यूशन में लिख देते हैं समीशन लगा के। उसके बाद इनिशियल कंडीशंस लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन को लगाने में हमारा क्या, क्यों लगा रहे हैं हम, क्या वहाँ से ढूंढ रहे हैं, मुझे यहाँ से ए एन और बी एन चाहिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू और बी एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इनमें इनको फिर इनिशियल कंडीशन से निकालेंगे। तो जैसे बी एन तो यहाँ पे 0 बैठ रहा था, ए एन की जो वैल्यू थी वो एफ एक्स इससे कैलकुलेट किया था वहाँ पे फिर। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी एक वर्ड प्रॉब्लम है। ये सॉल्यूशन लेंदी था, लेकिन ये सॉल्यूशन अगर आपको आ गया तो फिर आपकी वर्ड प्रॉब्लम भी आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो एक वर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ लिख रहे हैं, उसको मैं लिखती जा रही हूँ तो आप साथ के साथ पढ़ते रहना। क्वेश्चन है स्प्रिंग स्ट्रेच। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ इस वीडियो में, ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार एकेटिव एग्जाम्स में आया है। A string is stretched and fastened to the 2 points। क्वेश्चन को पढ़ते जाना, 2 points L apart। पहली लाइन का मतलब है एक स्ट्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, कस के बांधा, 2 पॉइंट्स के बीच में, लेंथ क्या है L अपार्ट। ठीक है, लेंथ उसकी L है। मोशन इज स्टार्टेड बाय डिस्प्लेसिंग the
string in the form y is equal to a sin pi x by l। देखो अब मोशन हमने बांध दिया, अब हमें मोशन, तो जब हमने स्ट्रिंग को डिस्प्लेस किया तो जो ये देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देती हूँ, ये स्ट्रिंग है, ये बंधी हुई है। अब यहाँ पे इसको यहाँ से किसी ने इसको ऐसे पकड़ के उठाया, तो स्ट्रिंग जो डिस्प्लेस हुई ना, तो जो डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट को जो हमें अभी इनिशियल कंडीशन में एफ एक्स दे रखा था, वो एफ एक्स की जगह हमें ये दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम विच it is released at टाइम t is equal to 0। तो ये आपकी पहली इनिशियल कंडीशन बनी, जो y is equal to एफ एक्स था टाइम t 0 पर, तो वो एफ एक्स की जगह हम ये लेंगे a sin पाई एक्स बाय एल, ठीक है। बाउंड्री कंडीशंस अंडरस्टूड होती हैं, या तो वो गिवन होती है या आपको पता होनी चाहिए हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। शो दैट द डिस्प्लेसमेंट of any point at a distance x from one end at time t is given by by xt a sin pi xl और cos pi c t by l। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। एक स्ट्रिंग है, उसको हमने बांध दिया, उसकी लेंथ l है। फिर हमने स्ट्रिंग में मोशन स्टार्ट करने के लिए क्या किया, हमने स्ट्रिंग को डिस्प्लेस किया किसी पॉइंट से। तो स्ट्रिंग को जब हमने उठाया तो उसने इस कर्व की फॉर्म ली, ये वाली, ये इस कर्व की। फ्रॉम विच इट इज रिलीज, टाइम t 0 पे हमने इसको रिलीज़ कर दिया। अब हमको बताना है कि स्ट्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट है एक एंड पर किसी भी टाइम t पर, वो ये है। मतलब हमको ये आंसर निकाल के देना है, ठीक। और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का मतलब हो गया ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है, अगर स्ट्रिंग वर्ड आ रहा है तो। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन पहले तो हम इसकी इक्वेशन बताएंगे क्या होती है, क्वेश्चन में नहीं मिलेगी आपको इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द string is del 2y del t square is equal to c square del 2y del x square। ये स्ट्रिंग की इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग की इक्वेशन तो ये है, अब इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाना है एग्जाम में, बट आप पर्टिकुलर केस लेके निकाल सकते हो, जो केस हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि सॉल्यूशन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। वी नो दैट, आप नहीं लिखना वी नो दैट, आप वहाँ पे सॉल्यूशन को सॉल्व करके बताना, भले ही तीन में से वो एक पर्टिकुलर केस ले लीजिए। वी नो दैट द सॉल्यूशन ऑफ above इक्वेशन इज, इस above इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो मैंने ले लिया। वो सॉल्यूशन था हमारे पास y इज इक्वल टू y एक्स टी इज इक्वल टू c1 cos px, c2 sin px, उसके बाद c3 cos cpt, c4 sin cpt। ये इसका सॉल्यूशन हमें पता है, हमने निकाला था अभी। आप पर्टिकुलर केस का निकालेंगे लेकिन एग्जाम में आप इसको निकाल के दिखाएंगे। आप यहाँ वहाँ वी नो दैट मत लिख देना।
अब हमको बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस लेनी है। तो बाउंड्री कंडीशंस तो हमारी सेम ही होती हैं इनमें। और इनिशियल कंडीशन में एक तो ये हमारे पास एक्स की जगह बस यही आ जाएगा पुराना जो भी हमने सॉल्व किया है अभी पीछे सॉल्यूशन, और एक इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। तो अब हम इनकी कंडीशंस को लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन को मैं दोबारा लिख देती हूँ। वाई एक्स टी इज इक्वल टू कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स कॉस सी पी टी सी फोर साइन सी पी टी। थोड़ा सा कॉस सी पी टी प्लस सी फोर साइन सी पी टी। ठीक, अब बाउंड्री कंडीशंस लिख लेते हैं। तो दो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन है डिस्प्ले की वैल्यू 0। और दूसरा तो वाई एल टी इज इक्वल टू 0। पहले हम इन दोनों कंडीशंस को लगाएंगे। तो पहले हमने एक्स को 0 रख दिया। देखो अब यहाँ C1 0 हो जाएगा। तो जब आप एक्स को 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 हो गया, साइन 0 0, तो C1 बचेगा। और C3 कॉस सी पी टी C4 साइन सी पी टी एज इट इज आ गए। इसका मतलब है C1 0 है। तो C1 को तो हम यहाँ 0 रख देते हैं पहले, अपडेट करते जाएंगे साथ के साथ। तो सॉल्यूशन बिकम्स C2 साइन पी एक्स C3 कॉस सी पी टी C4 साइन सी पी टी। ये जितनी भी कंडीशंस होती हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए ही होती हैं। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, अगर मैं x को l रख दूँ तो भी ये वैल्यू 0 रहेगी। तो मैंने x को यहाँ l रख दिया तो भी हमारी वैल्यू 0 आ गई। तो C2 साइन पी एल सी पी टी C4 साइन सी पी टी। तो C2 0 नहीं हो सकता क्योंकि C2 0 बन गया, C1 भी 0 है तो सॉल्यूशन ख़त्म। ये ब्रैकेट 0 नहीं बन सकता। तो फिर से कौन 0 बना, साइन पी एल 0 बना, साइन एन पाई होता है ये। तो p की वैल्यू एन पाई बाय एल। देखो उसमें भी ऐसे ही बना था ना सेम। तो ये याद रखना, पहली बाउंड्री कंडीशन पे C1 0, दूसरी पे हमें p की वैल्यू मिलेगी। तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हैंड टू हैंड अपडेट करते हुए चलेंगे। तो C1 0 हो गया था, C2 साइन p की जगह हम रख देंगे एन पाई एक्स बाय एल, जहाँ भी p आ रहा है। C3 कॉस c की जगह c रहेगा, एन पाई एल टी C4 साइन सी एन पाई एल टी। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया दो बाउंड्री कंडीशंस के बाद। ठीक है, अब हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस हैं। इनिशियल कंडीशन पहली क्या है, डेल वाई बाय डेल टी इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0। और दूसरी कंडीशन क्या थी, यहाँ लिख लेते हैं दूसरी कंडीशन,
दूसरी कंडीशन में हमें वो दे रखा था इन्होंने एक y इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाई एल एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें मिला हुआ था। तो पहले हम डी वाई बाई डी टी वाली निकाल लेते हैं। अच्छा दूसरी बात, तो ये जो C2 चलो बाद में कर लेते हैं, वो bn मानना था हमें, पर उसको हम बाद में मान लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम डेल वाई बाय डेल टी निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन और वो सब हम बाद में भी बना लेंगे, कोई ऐसी ही बात नहीं है, कर लेते हैं इसको यहीं पर ही। डेल वाई बाय डेल टी, तो C2 में टी नहीं है, साइन एन पाए एक्स बाय एल में भी नहीं है, तो C3 कॉस का हो जाएगा साइन सी एन पाए एल टी, और हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सी एन पाए एल से मल्टीप्लाई भी होगी, और साइन का हो जाएगा कॉस सी एन पाए एल टी और सी एन पाए एल। अब टी को ज़ीरो रख दो, तो जब टी को ज़ीरो रखेंगे तो जो डी वाई बाई डी टी है वो कितना है, ज़ीरो हो जाएगा। C2 साइन एन पाए एक्स बाय एल, फिर आपने यहाँ टी को ज़ीरो रख दिया, तो टी को ज़ीरो रखने से ये टर्म तो ज़ीरो बन गई, टी को ज़ीरो रखने से कॉस 0 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचा C4 सी एन पाए बाय एल, तो ये बचा C2 C4 साइन एन पाए एक्स बाय एल, और साथ में आपके पास है सी एन पाई बाय एल। तो C2 तो ज़ीरो नहीं हो सकता ना, C2 तो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है। साइन एन पाई वाली टर्म भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। सी एन पाई में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है, ना तो एन ज़ीरो है ना पाई ना एल, तो यहाँ पे कौन ज़ीरो होगा, C2 4 की वैल्यू ज़ीरो होगी, तो C4 इक्वल टू 0। तो C4 ज़ीरो आ गया, तो यहाँ पे आप C4 को ज़ीरो रख देना जो सॉल्यूशन है, तो वाई एक्स टी को अपडेट कर लेंगे। तो वाई एक्स टी इज इक्वल टू C2 साइन वाई एक्स टी इज इक्वल टू C2 साइन एन एल, और ज़ीरो था ना, तो C4 C2 C3, एक मिनट देख लेते हैं कि क्या था पीछे। C4 ज़ीरो बचा, तो C2 C3 साइन और कॉस, हाँ ये बचेगा, इसको ठीक से लिख लेते हैं। जो आपकी वाई एक्स टी की इक्वेशन थी ना लास्ट वाली, जो लास्ट हमारा सॉल्यूशन था, ये वाला इसमें C4 को ज़ीरो रख देंगे, तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, तो C2 C3 बचेगा, साइन बचेगा, कॉस बचेगा। तो ये आपके पास बचा C2 C3 साइन एन पाए एक्स बाय एल कॉस सी एन पाए टी बाय एल। अब लास्ट कंडीशन रह गई, इनिशियल कंडीशन सेकंड। इनिशियल कंडीशन सेकंड कहती है जब t ज़ीरो है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a साइन पाई एक्स बाय एल है। देखो यही वाली जो कंडीशन थी, हमें जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे थे वेव इक्वेशन का, वहाँ एफ एक्स दे रखी थी, तो मैं उसको यहाँ पे एफ एक्स लिख रही थी, तो मुझे कंपैरिजन्स नहीं मिल पा रहा था। दूसरा ये जो C2 C3 है ना, इसको अपने पास से कुछ और कांस्टेंट मान लेते हैं, ए एन बी एन कुछ ऐसा मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, तो साइन एन पाई एक्स बाय एल कॉस सी एन पाई टी बाय एल।
अब जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है उसमें भी एक ही टर्म आ रही है, ये सिंगल टर्म, और जो इनका सॉल्यूशन है उसमें भी एक ही टर्म आ रही है, तो मुझे जनरल सॉल्यूशन नहीं बनाना। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए इसमें 3 टर्म 2 टर्म आ रही होती, या ये एफ एक्स होता है या कुछ ऐसा होता है जो मुझे नहीं पता, तो फिर मुझे इसे फूरियर सीरीज से कैलकुलेट करना पड़ता है वाई को, ये जो एफ एक्स है। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो एफ एक्स है वो टर्म वैल्यूज़ में है, तो हम इसको आराम से कर लेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय एल। वहाँ फॉरियर में था क्योंकि वहाँ पे निकल नहीं पा रहा था ना, यहाँ तो कंपेयर हो जाएगा। अब देखो इनका सॉल्यूशन तो ये आ रहा है, अपने सॉल्यूशन में टी को ज़ीरो रख दो, तो अपने सॉल्यूशन में हमने टी को ज़ीरो रख दिया, तो साइन एन पाई एक्स बाय एल। तो देखो कंपेयर करो, कांस्टेंट तो ए से ए हो गया, ठीक है, और एन की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें हम एन की वैल्यू 1 रख देंगे, ये सॉल्यूशन था ए साइन पाई एक्स बाय एल, और यहाँ पे भी एन को 1 रख देंगे कॉस में, कॉस सी पाई टी बाय एल। हमको यही आंसर देना था, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर ये जो वैल्यू थी ना ये क्वेश्चन में, ये अगर आपको एफ एक्स में मिल जाए या कुछ ऐसी मिल जाए जो आप कंपेयर नहीं कर पा रहे, मान लो यहाँ 2 टर्म है 3 टर्म है, तो आप कंपेयर कर लोगे समेशन लगा के। या फिर ये ऐसी है कि हमें निकालने में समझ में नहीं आ रही, एफ एक्स है कुछ और टर्म्स हैं, तो फिर हम इसे फॉरियर से निकाल लेंगे, नहीं तो सिंपली आप इसे कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। तो इसको स्टडी करेंगे।